हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिवेटेड कनेक्शन। देखिए, रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो सेमेस्टर के एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, आपको क्वेश्चन जरूर और जरूर मिलेंगे। रिवेटेड कनेक्शन के साथ एक परेशानी ये है कि पूरे डीएसएस को जब आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग देख रहे होंगे सारे वीडियोज को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे डीएसएस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आईएएस 800 2007 का यूज किया है। ये 2007 वो ईयर है जिसके बाद हम लोगों ने एलएसएम स्टार्ट कर दिया, यानी लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू ही चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। 2007 से पहले जो कोड चलता था वहां पर कनेक्शन में हम लोगों को रिवेटेड कनेक्शन पढ़ना पड़ता था। तो रिवेटेड कनेक्शन में दिक्कत ये आएगी कि यहां पर हमारे पास तो कोई कोड है नहीं, जो पुराना कोड है वो अभी एप्लीकेबल है नहीं, आपको एग्जामिनेशन में वो अलाउ ही नहीं होगा ले जाना। तो रिवेटेड कनेक्शन में दो चार ही चीजें हैं जो आपको याद रखने पड़ेगी, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा। जो लिमिट्स वगैरह है वो आप एक बार ध्यान रखेंगे तो रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं छूटेंगे और ये आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स क्या क्या है रिवेटेड कनेक्शन के लिए, क्या क्या हमको जानने की जरूरत पड़ेगी अगर हम किसी भी रिवेटेड कनेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। देखिए, अजम्पशंस आप लोगों ने पहले भी बोल्टेड के लिए जो देखा है वही अजम्पशन यहां भी लागू होगा, लेकिन एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। क्या क्या हम लोग एज्यूम करेंगे चीजों को। पहला चीज हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि रिवेट्स जो है उसको एज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रेस्ड होगा इक्वली, ठीक है। रिवेट के अंदर जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, इक्वल स्ट्रेस्ड होगा। दूसरी बात क्या है, रिवेट का होल जो है हम लोग एज्यूम करेंगे फिल्ड कंप्लीटली बाय द रिवेट। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी प्लेट पर होल करके और रिवेट लगा रहे, अच्छा होल कितना बड़ा होगा रिवेट के लिए बात करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने होल किया और यहां पर आप क्या कर रहे हो, कोई रिवेट अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए मैं इस तरह का कोई एक रिवेट बना देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। ये मान लीजिए आप रिवेट अप्लाई कर रहे हो, एक साइड से आपने डाला, दूसरी साइड से क्या किया आपने, हैमरिंग कर करके उसको जाम कर दिया। तो हम लोग ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि इस होल में रिवेट हमारा कंप्लीटली फिल हो गया है, कहीं से कोई गैप बाकी नहीं है। देखिए उसके बाद और क्या एज्यूम कर लेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड। ये तो हम लोग बोल्टेड में भी करते थे कि फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। हालांकि फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो है कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार नेग्लेक्ट करके ही डिजाइन करते हैं। और अगली बात हम लोग क्या जो है एज्यूम करेंगे कि शियर स्ट्रेस को हम लोग एज्यूम करेंगे टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। देखिए रिवेट के केस में आपको दो चीजें याद रखनी होगी, ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा और नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको बिल्कुल बारीकी से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। स्ट्रेस इन अ प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। स्ट्रेस प्लेट पर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये सारा वही है जो बोल्टेड में भी यूज किया था हम लोगों ने। बेंडिंग ऑफ रिवेट इज नेग्लेक्टेड। रिवेट में हम लोग ये मानेंगे कि रिवेट के केस में कोई भी तरह की बेंडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि L/D रेशियो को लेस देन 10 मानेंगे। L/D रेशियो क्या है जरा देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक रिवेट है ना, ये मान लीजिए ऐसा कोई रिवेट है, तो L/D रेशियो का मतलब क्या होगा कि ये अगर डाया ऑफ द रिवेट है आपका, और ये मान लेते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द रिवेट है ना, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, लेंथ ऑफ द रिवेट है। तो लेंथ बाय डाया का जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा। अगर 10 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग को मानना पड़ता है। इसमें हम लोग मान के ही चलेंगे कि 10 से कम है तो बेंडिंग की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट्स, ठीक है, कॉमन सी एक बात है। देखिए अब आपको कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेगी रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड, जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जरूरी क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए ये आपको किसी कोड बुक में तो मिलेगा नहीं, जो हमारे पास आईएएस कोड बुक में नहीं मिलेगा, मतलब पुराने वाले कोड बुक से तो मिलेगा। आईएएस 800 2007 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कोड बुक में आपको ये परमिसिबल लिमिट नहीं मिलेगी। ये आपको लिमिट कब मिलती थी, 2007 से पहले वाला जो कोड था जिसमें हम लोग WSM यूज करते थे ना, उसमें ये लिमिट्स वगैरह मिल जाती थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, और इसमें भी आपको ये दो डेटा जो है ना, ये दो जो मैंने रो बना रखे हैं, ये आप बस ध्यान में रख लीजिए, आपका काम आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि टाइप्स ऑफ रिवेट। रिवेट के अपने कुछ टाइप है। पहला बात तो याद रखिएगा, रिवेट दो तरह के होंगे, शॉप रिवेट होगा और फील्ड रिवेट होगा। शॉप रिवेट का मतलब क्या होगा कि आपने जो कनेक्शन बनाया है, सपोज दैट आप एक लैब जॉइंट बना रहे हो। अब अगर मैं लैब जॉइंट की बात कर रहा हूं तो आप लोग तो नहीं घबरा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को बोल्टेड कनेक्शन में बहुत प्यार से मैंने बताया है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप पहले वाले लेक्चर्स को जाकर के देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। मान लीजिए आपने यहां पर लैब जॉइंट बनाया बाय यूजिंग ऑफ रिवेट, ठीक है। रिवेट देखने में तो बोल्ट ही जैसा लगेगा, ठीक है। बोल्ट में क्या होता है, नट से टाइट करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हैमरिंग करेंगे पीछे से और इधर से एक सपोर्ट लगा के रखेंगे ताकि ये क्या हो जाए, फुल्ली यहाँ पर जाम हो जाए।
तो ये रिवेट करने का दो तरीका है। क्या तरीका है? या तो आप शॉप में कर लीजिए, ठीक है, जो आपने अपना दुकान बना रखा है वहां पर रिवेट कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि फील्ड पे ले जाइए जहां आपका एक्चुअल वर्क हो रहा है, वहां पर आप रिवेटिंग कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपने शॉप में भी रिवेट किया है तो दो टाइप्स हो जाएंगे ना रिवेट करने के, दो टाइप। क्या क्या टाइप हो जाएंगे? पहला तो एक टाइप हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पावर ड्राइवन रिवेट। पावर ड्राइवन रिवेट का मतलब क्या है कि ऐसा रिवेटिंग आपने किया, ये रिवेट को फिक्स करने के लिए आपने किसी एक मशीन का यूज किया और मशीन से आपने जो है वो लोड लगाया, जिसकी वजह से रिवेट जो है यहां पर फुल्ली फिल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर ड्रिवन रिवेट। दूसरा क्या होगा? हैंड ड्रिवन। हैंड ड्रिवन का मतलब क्या होगा कि रिवेट लगाने के बाद आपने हैमर की सहायता से क्या किया कि रिवेट को फिक्स किया। फील्ड रिवेट देखिए क्या है, फील्ड आपने अगर फील्ड में ही रिवेटिंग किया है, फील्ड में तो ज्यादातर चांस यही होता है कि आप लोग क्या यूज करो कि हैंड ही यूज करते हैं हम लोग, या फिर कोई छोटी मोटी मशीन वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेटा क्या याद रखना पड़ेगा? देखिए ये मैंने क्या लिख रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट, ठीक है। स्ट्रेस परमिसिबल कितना है? परमिसिबल का मतलब क्या है? परमिसिबल का मतलब यह है कि इससे ज्यादा अगर आपने शेयर प्रोवाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल पावर ड्रिवन रिवेट के केस में 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल अगर मैं कहूं तो आप समझ जाओगे ना, मेगापास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। मेगापास्कल का मतलब क्या है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपने अगर 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा का शेयर प्रोवाइड किया तो ये जो है लैब आपका जो पावर ड्रिवन रिवेट है वो शेयर में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये आपका क्या है? परमिसिबल लिमिट्स है। आप जो है वो पावर ड्रिवन रिवेट के केस में शेयर जो है वो 100 मेगापास्कल से ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमिसिबल ये हमारे पास लिमिट है, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? बियरिंग के केस में कितना है? बियरिंग के केस में पावर ड्रिवन अगर रिवेट हमारा तो 300 मेगापास्कल तक का क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस की लिमिट होगी। हैंड ड्रिवन के केस में क्या हो जाएगा? 80 मेगापास्कल देखेंगे हम लोग शेयर के लिए, और 250 मेगापास्कल हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? बियरिंग के लिए। अगर फील्ड रिवेट है आपका तो 90 मेगापास्कल आप लोग यूज कीजिएगा, किसके लिए? 90 मेगापास्कल आप लोग यूज कीजिएगा शेयर में, फील्ड रिवेट के केस में, और 270 मेगापास्कल तक आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो कहां? बियरिंग के केस में, जबकि आपका रिवेट कैसा हो? फील्ड रिवेट हो। आप बार बार ये बात सोच रहे होगे कि एक्सियल टेंशन मैं क्यों नहीं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि देखिए WSM में एक ही चीज है, रिवेट, जो हम लोगों को पढ़ना होता है, और बाकी सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? LSM में, जो कि हमारे IAS कोड में अवेलेबल है। तो इसकी बहुत ज्यादा हम लोगों को जरूरत पड़ती नहीं है, बस इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को कनेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट और नेट डायमीटर ऑफ द रिवेट का मतलब क्या होगा? नेट डायमीटर ऑफ द रिवेट का मतलब क्या होगा? रिवेट का डायमीटर। जैसे मान लीजिए आपने सपोज दैट आपने ले लिया 10 mm डाया का रिवेट, तो ये 10 मिलीमीटर जो है, 10 mm क्या है भाई? रिवेट का डायमीटर है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको नाम दूंगा नेट डाया। लेकिन इस नेट डाया के लिए अगर ये 10 mm का आपका रिवेट है ना, देखिए यहां बनाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। यहां पर मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है, इस प्लेट में आपको क्या करना है? रिवेट फिक्स करना है। तो आप तो होल 10 mm का तो नहीं कीजिएगा ना, 10 mm से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके कीजिएगा। कितना बढ़ा करके करना है, बस यही यहां पर आपको सीखना है। क्योंकि बोल्टेड में भी तो हम लोग यही काम करते थे ना, बोल्टेड में भी हम लोग देखते थे एज पर द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल का साइज हम लोग ज्यादा लेते थे। तो रिवेट में भी आपको ज्यादा लेना होगा, लेकिन रिवेट में झमेला कम है। झमेला कम क्या है? देखिए बस दो ही डेटा आपको याद रखने हैं कि अगर आपके रिवेट का डाया, ठीक है, कितना आप बढ़ा सकते हैं? इसमें 1.5 इंक्रीज करेंगे। कब? जबकि आपके रिवेट का डाया लेस देन और इक्वल टू हो 25 mm। अगर आपने रिवेट खरीदा है मार्केट से 25 mm या इससे कम साइज का, डाया की बात कर रहा हूं ना, डायामीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट की मोटाई अगर आपके पास 25 mm या इससे कम है, तो आपको जो होल करना होगा वो कितना करना होगा? 25 mm, या जितना आपने कम लिया उसमें कितना बढ़ा करके होल करना होगा? 1.5 बढ़ा करके होल करना होगा। लेकिन अगर आपने रिवेट ऐसा यूज किया है जिसका कि डायामीटर 25 mm से ज्यादा है, तो आपको डाया ऑफ दी होल क्या रखना होगा? 2 mm ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए 30 mm का रिवेट यूज किया है, मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में क्या करना चाह रहे हो? 30 mm का रिवेट यूज करना चाह रहे हो, तो आपको होल कितना करना होगा? तो आप देख रहे हो 30 mm इज ग्रेटर देन 25 mm, तो इसमें कितना बढ़ाना होगा? 2 mm। तो अब साइज ऑफ होल क्या हो जाएगा? 30 + 2, यानी 32 mm आपको क्या करना होगा जी? 32 mm का होल प्रोवाइड करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने मार्केट से जाकर के खरीदा 16 mm का
रिवेट, ठीक है, 16 mm, सो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 16 mm का आपने अगर रिवेट लिया तो 16 mm देखिए 25 mm से तो छोटा है ना, तो आपको होल कितना करना होगा प्लेट में, 16 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा 17.5 mm का आपको क्या करना पड़ेगा होल। और ये जो होल का डायामीटर है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डायामीटर। तो आपको आप कहीं भी दिखे कि ग्रॉस डायामीटर, तो आपको क्या समझना है कि इसमें डाया ऑफ द रिवेट प्लस जो क्लियरेंस डायामीटर है वो आपने यहां पर यूज कर लिया है। और इसको किससे शो करेंगे, इसको डी से शो करते हैं ज्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपने, मैं एक बार खुद को थोड़ा सा गायब करूंगा ताकि पूरा पेज दिखाई दे। देखिए जैसा कि आपने बोल्टेड कनेक्शन में पढ़ा है वैसे ही रिवेटेड कनेक्शन में भी आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। तीन बातों में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा जरा देखिए यहां पर, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग, और तीसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टियरिंग। ये दोनों मैंने अलग कलर से लिख रखा है। क्यों अलग कलर से लिख रखा है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आप रिवेट वैल्यू निकालिए, रिवेट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि आपका रिवेट का स्ट्रेंथ कितना है, तो आपको रिवेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शियर और स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग ही करना है और कुछ आपको नहीं करना है। लेकिन आपको अगर किसी कनेक्शन की इफिशियंसी बतानी है या फिर आपको बताना है कि कनेक्शन का स्ट्रेंथ कितना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, स्ट्रेंथ शियर में भी देखना होगा, बियरिंग में भी देखना होगा, साथ में किस में देखना होगा, टियरिंग में भी देखना होगा। मैंने बोल्टेड कनेक्शन में भी आपको बताया था, यहां भी बता देता हूं आपको, जो शियर और बियर है ये दोनों क्या है, रिवेट या फिर बोल्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। और टियरिंग जो है ये फेलियर, ये फेलियर बोल्ट का फेलियर या फिर रिवेट का फेलियर नहीं है, ये किसका फेलियर है, ये प्लेट का फेलियर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शियरिंग फेलियर एंड बियरिंग फेलियर ये किसका पार्ट है, ये बोल्ट या फिर रिवेट का फेलियर है, जबकि टियरिंग फेलियर किस चीज का फेलियर है, ये प्लेट का फेलियर है। अच्छा अब आते हैं इसको निकाला कैसे जाएगा। अगर आपने निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट किसमें, शियर में, तो आपको बहुत आसानी से काम करना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिवेट होल मल्टीप्लाई करना है परमिसिबल शियर स्ट्रेस। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। ये तो आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा भाई, एक तो गोल सा ही चीज है ना हमारे पास, तो इसका तो फॉर्मूला फिक्स है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ VF से। टाउ VF क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। यही तो मैंने आपको यहां पर बताया था और इसको कहा था याद रखिए। देखिए ये शियर जो है ना, ये क्या है आपका टाउ VF, ये क्या है आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अब आपको चेक करना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका शॉप रिवेट है या फिर फील्ड रिवेट है। अगर शॉप रिवेट है तो आपको देखना पड़ेगा कि पावर ड्रिवन रिवेट है या फिर हैंड ड्रिवन रिवेट है। इसमें दोनों में क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा कि परमिसिबल लिमिट क्या हो सकती है। इन केस अगर आपको यह कहता है कि भाई आपका हैंड ड्रिवन रिवेट है और शॉप रिवेट है, तो आप परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना लीजिएगा, 80 लीजिएगा। तो जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहां पर सिंपल 80 से कर दीजिएगा। अब मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो आप लोगों को बोल्टेड में मैंने बताया था कि अगर कोई लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट है ना, मान लीजिए लैप जॉइंट है, तो यहां पर आपसे मैं पूछूंगा कि शियरिंग प्लेन कितना होगा जिसमें कि ये फेलियर हो पाएगा। तो आप क्या कहिएगा, बड़े आसानी से 1, क्योंकि आप लोगों ने पहले बोल्टेड पढ़ रखा है बहुत ध्यान से। बस एक ही जगह से तो टूट सकता है ना बोल्ट। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं कि क्या है, कोई मेरे पास कनेक्शन ऐसा है जो कि डबल कवर बट जॉइंट है, कैसा है, डबल कवर बट जॉइंट। अब आपके दिमाग में तुरंत ही एक बात आ गई होगी कि डबल कवर बट जॉइंट के केस में जो शेयरिंग प्लेन है वो कितना होता है, 2 होता है ना। बोल्ट 2 जगह से टूट सकता है ना, यहां से भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है। बोल्ट की बात करूं या रिवेट की बात करूं, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो 2 जगह से टूट सकता है। तो यहां पर शेयरिंग की हम लोगों को क्या लेनी पड़ती है, सिंगल वैल्यू नहीं लेनी पड़ती है, डबल शेयर लेना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, यहां पर शेयर में 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बियरिंग के केस में चाहे कि वो लैप जॉइंट हो चाहे कि वो डबल कवर बट जॉइंट हो, आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें चाहे कि आपका लैप जॉइंट हो चाहे कि इसमें आपका डबल कवर बट जॉइंट हो, इसमें आपको इससे मतलब ही नहीं है कि जो आपका शेयरिंग प्लेन है वो 2 आ रहा है कि 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बियरिंग में चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा जी, D इंटू टी। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो, देखिए ऊपर ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, एक रिवेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जरा, एक रिवेट में बना रहा हूं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, हाँ देखिए एक रिवेट मैंने बनाया।
अब प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब होगा, देखिए प्रोजेक्ट जो आपको एरिया यहां पर दिखाई दे रहा है, सिंपली एक तो डायामीटर दिखाई दे रहा है और साथ में इसका क्या दिखाई दे रहा है भाई, हमको थिकनेस दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालना है? आपको प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है डायामीटर इंटू थिकनेस। अच्छा, ये थिकनेस किसका थिकनेस? ये थिकनेस प्लेट का थिकनेस आपको लेना है, ठीक है। और कौन सा थिकनेस लेना है? जहां पर कि मिनिमम हो, थिकनेस क्या हो? मिनिमम हो। चलिए फिर इसको एक बार एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ये टीन मिनिमम की कहानी क्या है। देखिए आपके पास अगर कोई एक लैब जॉइंट है ना, ये मान लेता हूं मैं कि गंदा सा डायग्राम बना करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसा जॉइंट है? ये लैब जॉइंट है। अच्छा, लैब जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखिए अगर लैब जॉइंट के केस में मैं आपको बात करूं कि प्लेट नंबर ये 1 है और प्लेट नंबर ये 2 है। मैं अगर कहता हूं कि प्लेट नंबर जो 1 है इसकी थिकनेस है मान लीजिए 10 mm और प्लेट नंबर जो 2 है इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, मान लीजिए 12 mm। तो दोनों में से मिनिमम थिकनेस किसकी है? मिनिमम थिकनेस प्लेट 1 की है 10 mm। तो यहां टी की जगह पर आपको क्या यूज करना है, 10 या फिर 12? आपको यूज करना होगा 10 mm। घबराइए बिल्कुल नहीं, इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि क्या करना है। अच्छा, यहां पर देखिए एक और चीज है, डी क्या लेना है, नेट डायामीटर या ग्रॉस डायामीटर? डी हमेशा क्या लेना है आपको, ग्रॉस डायामीटर लेना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और एक चीज लिखा हुआ सिग्मा पीएफ। सिग्मा पीएफ क्या है? परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ। फिर से आता हूं उसी स्लाइड में, आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। इसको हम लोग बियरिंग को क्या नाम देंगे, सिग्मा पीएफ। देखिए अब आपको परमिसिबल लिमिट लेना है, यहां से क्या देखना पड़ेगा कि आपका रिवेट शॉप ड्रिवन है या फिर आपका रिवेट कैसा है, फील्ड ड्रिवन है। अगर शॉप ड्रिवन है तब तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि पावर ड्रिवन है या फिर हैंड ड्रिवन है। अगर आपका पावर ड्रिवन है तो फिर परमिसिबल यानी सिग्मा पीएफ की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 300। अगर हैंड ड्रिवन है तो आपको सिग्मा पीएफ की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 250। लेकिन अगर फील्ड रिवेट है तो आप क्या कीजिएगा, सिग्मा पीएफ की वैल्यू कितनी लीजिएगा, 270। बस उसको जस्ट मल्टीप्लाई करने का और वहां से आंसर निकाल देने का। इन दोनों में से जो मिनिमम निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं रिवेट वैल्यू। घबराइए नहीं, क्वेश्चन आएगा, सबको समझ में आएगा। तीसरा आपको क्या चेक करना पड़ता है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट बताना है या एफिशिएंसी बताना है तो यहां आपको चेक करना पड़ता है टियरिंग भी प्लेट का। टियरिंग में आपको क्या देखना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट एट क्रिटिकल सेक्शन। अब जैसे ही मैं ये बात कह रहा हूं आपको याद आ गया होगा, बोल्ट में भी हम लोग यही यूज करते थे, क्या विड्थ ऑफ द प्लेट माइनस एन डी नॉट करते थे, इनटू टी करते थे जी। ये काम तो करते थे ना एरिया निकालने के लिए, बिल्कुल हम लोग ये वाला तो एरिया तो निकालते थे क्रिटिकल सेक्शन का, वही काम यहां भी करना है। ये बी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट है, एन क्या है, नंबर ऑफ क्रिटिकल रिवेट है, और डी क्या है आपका ग्रॉस डायामीटर ऑफ द रिवेट, और टी यहां पर क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट। और साथ में देखिए एक लिखा हुआ है सिग्मा एटी। अब सिग्मा एटी आपको कैसे निकालना है, सिग्मा एटी निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सिग्मा एटी इज इक्वल टू 0.6 इंटू एफ वाई। एफ वाई का मतलब क्या है कि अगर आपको माइल्ड स्टील दिया हुआ है तो माइल्ड स्टील के केस में एफ वाई की वैल्यू कितनी होती है, 250 होती है। आपने क्या करना है, 0.6 इंटू 250 करना है। आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एफ वाई की वैल्यू आपको क्या आने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि आपको विड्थ ऑफ द प्लेट, यानी ये देखिए ये प्लेट की आपको चौड़ाई नहीं बताएगा। मान लीजिए कोई ऐसा कनेक्शन बना हुआ है तो यही तो आपका विड्थ ऑफ द प्लेट है बी। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा दिमाग लगा लेगा, आपको ये प्लेट की चौड़ाई नहीं बताएगा। तो आपने क्या करना होगा, वो तब आपको क्या बताएगा, पर पिच लेंथ बताएगा। उस वक्त आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बस सिंपली क्या करना है, बी के जगह आपको पर पिच जो लेंथ दिया रहेगा उसको रिप्लेस करना है। आंसर आपके सामने बिल्कुल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, करेंगे ऐसा सवाल और बिल्कुल आपको परेशान होना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको ध्यान रखना होगा कुछ कुछ बातें जो आप याद रखना ही रखना है। क्या क्या याद रखना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है। हमारे पास क्या है, पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे लिया जाए। रिवेटेड कनेक्शन के केस में पिच डिस्टेंस हो या फिर एंड डिस्टेंस हो, आपको वैसे ही लेना है जैसे आपने किसमें लिया है, बोल्टेड कनेक्शन में लिया है। यानी कि IS 800 2007 की हेल्प से ही लेना है। IS 800 2007 में आप क्लॉज नंबर 10.2.2 पेज नंबर 73 में चले जाइएगा पिच के लिए, और एंड कंडीशन एंड डिस्टेंस के लिए आप कहां चले जाइएगा, 10.2.4.2 पेज नंबर 74 में जो क्लॉज वहां पर लागू हो रहा है वही एज इट इज किसमें लागू होगा, रिवेटेड कनेक्शन में भी लागू होगा। बहुत बार रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है कि आपको रिवेट का डायामीटर नहीं दिया रहता है और आपको रिवेट का डायामीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अनविन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। यह भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। अनविन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको डायामीटर ऑफ द रिवेट कैसे निकालना है, 6.01 अंडर रूट टी।
ठीक है, इस फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट ही निकलता है। अगर आपसे कभी इफिशियंसी की बात पूछी जाए रिवेटेड कनेक्शन में, तो आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होगा, मिनिमम ऑफ शियरिंग, बियरिंग एंड टियरिंग, तीनों में से जो मिनिमम स्ट्रेंथ आएगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। प्लेट का स्ट्रेंथ क्या है, इनटू 100%। इससे आपको क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। रिवेटेड जो हमारे पास कनेक्शन है, इसमें सवाल बिल्कुल फिक्स है, आपको या तो रिवेट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। और ये इतना आपको क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहूंगा कि रिवेटेड कनेक्शन में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आज मैंने आपको बताया है। थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रह जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने वोल्टेज पढ़ा है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपको एरिया इंटू क्या करना है, परमिसिबल लिमिट ही करना है। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो है ये टेबल। ये टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आप लोगों के लिए बार बार यूज में आएगा। आपको क्या करना होगा, इस टेबल को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा किसी तरह से जो है कोशिश कीजिएगा कि आपको ये वैल्यूज थोड़ा सा याद हो जाए, ताकि आप रिवेटेड कनेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और वो क्वेश्चन भी ऐसे जो कि कुछ एग्जामिनेशन में आए हुए होंगे, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन के साथ। मिलते हैं तब तक हम लोग, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।